भाई शांत हो जाओ। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, पोजिशन ही लिखना है। देखो, हाँ देखो, एक छोटा सा सवाल है, सुनो। एक रस्सी है, ठीक है, हमने इस तरफ एक जर्क क्रिएट किया, वो जर्क ट्रेवल करके आगे आएगा, राइट है। और मान लेते हैं कि वो किसी एक्स नंबर के पार्टिकल को, रस्सी में एक्स नंबर के पार्टिकल को जैसे ही जर्क आता है तो वाई डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट आई, थोड़े टाइम बाद वो जर्क आगे चला जाएगा। ये कंडीशन समझ में आई? हाँ। उसके बाद एक और ऐसी आइडेंटिकल रस्सी है, उसमें हमने क्या किया, इस तरफ से जर्क क्रिएट किया, और वो जब एक्स नंबर के पार्टिकल पे पहुंचता है तो वो कोई y1 डिस्प्लेसमेंट देता है। समझ गए? हो सकता है इससे ज्यादा डिस्प्लेस कर, आपने जर्क बड़ा क्रिएट किया हो तो इसी पार्टिकल को ज्यादा डिस्प्लेस कर दे, आपने जर्क छोटा क्रिएट किया हो कम डिस्प्लेस करे। अब सवाल ये है कि अगर इस एक्स नंबर के पार्टिकल पे दोनों तरफ से चलते हुए वेव साइमल्टेनियसली एक साथ आ जाए तो अब वो उसको y डिस्प्लेस करेंगे या y1 डिस्प्लेस करेंगे? एक ही समय पर एक्स नंबर के पार्टिकल पे दोनों वेव एक साथ पहुंच जाएं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उस पार्टिकल की? पहली वाली वेव डोमिनेट करेगी या दूसरी डोमिनेट करेगी या दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं करेंगे? जी वाई डिस्प्लेसमेंट आएगी, y1 आएगी, आएगी ही नहीं, रस्सी जल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। क्या होगा बताओ? रस्सी जल जाएगी। ये एक अच्छा आंसर लगा मेरे को। कह रहे हैं कि सर ना तो प्रॉपर वाई आ पाएगा ना ही y1 आ पाएगा। और नए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गेस कर सकते हो क्या होगी? मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं सम होगा। और सम कैसा, एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम? तो आंसर है वेक्टर सम। जैसे अगर ऊपर क्रस्ट बना वाई और दूसरी वाली वेव y1 बना रही है, क्रस्ट ही बना रही है, तो इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब अब जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो y प्लस y1 मिलेगा। जैसे पहली वेव अगर 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रही थी, दूसरी वेव 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रही थी, दोनों साथ में पहुंच गई तो 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर देंगे। सही बात है तो गलत बात है? मतलब सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है। हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर वाली डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ थी, क्रस्ट जा रहा था, और 3 सेंटीमीटर वाली डिस्प्लेसमेंट नीचे झरक दिया था आपने, नीचे ट्रेवल करते हुए 3 सेंटीमीटर जा रहा था, तो 2 और 3 यूं आ रहे हैं मैच मिलते हुए। अब जब वो मिलेंगे तो 5 सेंटीमीटर थोड़ी आएगा, अब डिफरेंस आएगा। जो डोमिनेट करेगा, डोमिनेट कौन करेगा? 3 सेंटीमीटर वाला, तो 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का जर्क बच जाएगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जाएगा। नहीं आई बात समझ में? अब मान लो 2 सेंटीमीटर का क्रस्ट आ रहा है इधर से, 2 सेंटीमीटर का ट्रफ आ रहा है इधर से, 2 सेंटीमीटर का ऊपर चलते हुए ऐसे एक जर्क आ रहा है इधर से 2 सेंटीमीटर का जर्क आ रहा है उल्टी डायरेक्शन में, फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। सही बात है? अब जब वो मिलेंगे एक्स पार्टिकल पे तो क्या होगा? समाप्त। राइट है? तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है आपसे कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वाई, वो बराबर होगी y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 yn, और सब पे लगा देंगे वेक्टर, वेक्टर सम के बराबर होगी। समझ गए? तो क्या कहता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट है ना, वो इंडिविजुअल वेव्स जितनी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेंगी सबका वेक्टर सम। जरूरी नहीं है कि 3 और 3 6 मिले, 0 भी हो सकता है। सही बात है ना? लिखो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, पहले स्टेटमेंट, द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट अ पॉइंट is the vector sum of individual displacements
of the separate waves, displacement of the separate waves present simultaneously at that point, present simultaneously at that point. अब रीड करके देखो, जो आपने समझा है वही आपने लिखा है या कुछ डिफरेंस है? नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एट बाउंड्रीज, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एट बाउंड्रीज. देखो, मान लो कि वॉल पे एक कील लगाई मैंने, ठीक है, और उससे एक मोटी सी रस्सी बांध दी, और फिर क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर एक जर्क क्रिएट कर रहा हूं. वो जर्क ट्रेवल करके आगे जाएगा, फिर वो एक रिजिड सपोर्ट से टकरा रहा है, तो टकरा के वापस भी आना चाहिए. अरे हाँ, है ना, रिफ्लेक्शन तो होता है. हमने वैसे उसमें भी देखा था, रिफ्लेक्ट होके वेव आ रही थी लॉन्गिट्यूडनल वाली, राइट है. देखो ये वेव ना आगे प्रोपगेट कैसे कर रही है, उस मैकेनिज्म को समझते हैं थोड़ा सा. जैसे यहां पर अभी क्रस्ट है, तो अगला क्रस्ट जो अगली पोजीशन पे बनना है उसके लिए क्या होगा, यहां वाला क्रस्ट नीचे जाएगा और ऊपर वाला, मतलब इधर वाला क्रस्ट यहां बिल्ड होगा. ऐसा ही होगा ना. ये जो हर एक पार्टिकल है अपने आगे वाले पार्टिकल को उठा भी रहा है और बाद में नीचे भी खींच रहा है. सही बात है. और वो क्रस्ट जो है वो ट्रैवल करते हुए यहां तक जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां तक सारे रूल वही अप्लाई हो रहे हैं जो पीछे अप्लाई हुए हैं, है ना. लेकिन जब यहां जाएगा तो वो आगे वाले पार्ट को उठा नहीं सकता. कैसे उठाएगा, कील बंधी हुई है ना. अरे सही बात है. तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो आएगा, एनर्जी खत्म तो नहीं होगी, पर वो उठाने वाला प्रोसेस बंद हो जाएगा. और जहां कील बंधी हुई है उसको कैसे, कील को ही उठा देगा क्या, उठा के उसी पोजीशन पे पटक देगा? तो ऐसा तो नहीं है. हमने जो बाउंड्री है वो फिक्स ले रखी है, मूवेबल नहीं है. तो एनर्जी क्या होगी, पूरी तरह से वापस तो आएगी, पर फेज डिफरेंस आ जाएगा 180 का, क्योंकि वो इसको उठा नहीं पाएगा, इसलिए खुद उल्टी डायरेक्शन में पलट जाएगा. नहीं आ रही बात समझ में? अरे नॉन लिविंग है ना, तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता. अब वो उठानी तो ये ही नीचे चला जाएगा. समझ पा रहे हो? हाँ. तो जाएगी वेव ऐसी, कैसी, और आएगी वेव ऐसी. ऐसी बोल दिया, पता नहीं कौन सी कैसी. सही बात है. और इस तरह का रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपकी बाउंड्री फिक्स है, रिजिड है, मतलब एंड पॉइंट जो है वो मूव नहीं कर सकता. पर एक तरीका और होता है, उसमें क्या करते हैं, मान लो कि एक रॉड है, उसमें हमने बीच में एक रिंग डाल दी, रिंग एकदम फिक्स है वो रिंग उसमें, समझ रहे हो ना. और फिर यहां पर हमने एक रस्सी बांध रखी है, ओहो, ठीक है. अब अगर मैं जर्क देता हूं तो क्या होगा, एंड पॉइंट मूव कर सकता है भाई, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, राइट है. मान लेते हैं फ्रिक्शन लेस है, अगर फ्रिक्शन होगा तो कुछ एनर्जी लूज हो जाएगी, फिर जितना बड़ा क्रश जाएगा उतना बड़ा वापस नहीं आएगा. तो इसमें जिस फेज में आपकी वेव गई है उसी में वापस आ जाएगी. अरे हाँ या ना. इसमें अगर ऐसे गई थी तो रिफ्लेक्टेड भी राइट है. तो दो तरीके से रिफ्लेक्शन पढ़ना है आपको. पहला लिखो, रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री. रिजिड बाउंड्री के लिए ये डायग्राम बना देना. तो जो वेव आ रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. इसकी इक्वेशन लिखने को बोलूं तो आप लिख दोगे y इज इक्वल्स टू a साइन माइनस के एक्स. पॉजिटिव डायरेक्शन, साइन नेगेटिव, ऐसा ही होता है ना. अब अगर मैं आपसे बोलूं रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखो, हम मान रहे हैं कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा कोई, तो एम्पलीट्यूड उतना ही मिलेगा, सब कुछ वही ओमेगा टी. पर हमें कैसे पता प्लस के एक्स आएगा? बोला ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने बताया. वो तो फिर इसमें भी आएगा, डायरेक्शन ही तो अपोजिट हो रही है. तो हम बस एक चीज देखते हैं कि माइनस के एक्स है जो वेव गई थी, उस वेव और इस वेव में एक डिफरेंस और है कि इसमें ना एक पाई का फेज डिफरेंस आएगा.
पाई का 180 का फेज डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ, तो पाई को अगर मैं प्लस का पाई है पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ऐसा करो +5 पहले लगा देते हैं। आप कोई अगले स्टेप में करना है, इसी स्टेप में मत कर देना, ठीक है ना? प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, इसको मैं एक अलग से अगर फंक्शन कंसीडर करूं, ये दिमाग में इमेजिनरी तौर पे करने हैं कि ये अलग है, तो साइन पाई प्लस थीटा। अब जिससे पूछे बस वो बताए, ठीक है? मैथ्स आ गई? मैथ्स मैथ्स की क्लास दबा के लेते हो तुम? लेनी भी चाहिए। बताओ। बोलो। राइट तो इसको अब मैं ये लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए। अच्छा, वो बात सही कह रहे थे आपकी, यहां पे प्लस आएगा डायरेक्शन की वजह से। माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ गई, राइट है? अब इसके लिए इंसिडेंट की y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके लिए तो रिफ्लेक्टेड बताना बहुत आसान है, फेज डिफरेंस दिख नहीं रहा अपने को, तो प्लस वाई का कोई प्लस पाई का कोई, हाँ ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन, सिंपल लिख दोगे ओमेगा टी प्लस के एक्स। डायरेक्शन का ही तो फर्क आ रहा है। हाँ ठीक है, लिख लो। का टॉपिक है, डाल दो स्टैंडिंग वेव्स। इन्हें हम स्टेशनरी वेव्स भी बोलते हैं। स्टैंडिंग या स्टेशनरी कुछ भी लिख ले। अब अपने फोकस को ना पूरी तरह से यहां डाइवर्ट कर दो, या ये है हूं खी फिर थोड़ी देर के लिए विराम लगाते हैं, फिर इसका समय आएगा फिर करना, ठीक है? हमने अभी तक पढ़ा प्रोग्रेसिव वेव। जो इक्वेशन पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी? प्रोग्रेसिव का मतलब ही क्या है कि जो बढ़ते चले। वीर तुम बढ़े चलो, पढ़ी होगी तुमने बचपन में, है ना? स्टैंडिंग वेव मतलब, पहली बात तो हमने पढ़ा है वेव है ये। स्टैंडिंग के लास्ट में क्या लगा है? वेव। और वेव की डेफिनेशन में, मतलब वेव को जब हमने समझा था तो हमने समझ लिया था कि इसमें एनर्जी और मोमेंटम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भाग जाते हैं। पर स्टैंडिंग वेव एक ऐसी वेव है जिसमें एनर्जी प्रोपगेट नहीं करेगी, वो बंध जाएगी, ना वो इधर जाएगी ना वो उधर जाएगी। तो फिर वो किधर जाएगी? क्या उधर ही रहेगी। सही बात है। ऐसा होगा कब? गैस करोगे? जब इधर से वेव आए, इधर से भी वेव आए और दोनों सुपर इम्पोज हो जाएं। अब ये वाली वेव इस वाली वेव को इधर नहीं जाने देगी, ये वाली वेव ये वाली वेव ये वाली वेव, समझ गए ना? तो दोनों एक दूसरे को किधर भी नहीं जाने देंगे। पर ऐसा तब होगा जब दोनों वेव के पास शक्ति बराबर हो। सही बात है ना? अब इधर से हाथी आ रहा है, इधर से तुम आ रहे हो, तो हाथी तो ले जाएगा ना तुम्हें अपने साथ। सही बात है। तो डिपेंड करता है, पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो स्टैंडिंग वेव समझ गए? स्टैंडिंग वेव में एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में प्रोपगेट नहीं करेगी, वो एक लोकेशन में बंध जाएगी, राइट है? लिख लो जरा क्या है, एक बार में लिखना, रिपीट नहीं करूंगा। when two set of progressive waves having the same frequency and amplitude समझ में आ गया होगा क्यों सेम फ्रीक्वेंसी और क्यों सेम एम्पलीट्यूड, है ना? शक्ति बराबर रखनी है ना? बहुत अच्छे। ट्रेवलिंग अलोंग द सेम पाथ in opposite direction, traveling along the same path but in opposite direction, superpose, the resultant wave formed, superpose, the resultant wave formed only expands and shrink, only expand and shrink.
but do not proceed in any direction. These waves are called standing waves. तो क्या कहानी है स्टैंडिंग वेव की? समझ गए क्या कहानी है? इसमें दो वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगी, दोनों वेव एक दूसरे जैसी ही होनी चाहिए एग्जैक्टली, राइट है ना? इससे ये दोनों वेव एक दूसरे को कहीं पे भी जाने नहीं देंगी और ये बंध जाएगा एक जगह, ठीक है? तो क्या बंधने के बाद आपको क्या लगता है, मान लो जैसे एक रस्सी है, इस तरफ से भी जर्क आ रहे हैं, उस तरफ से भी जर्क आ रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड के, राइट है? तो क्या लगता है कि रस्सी मूव करना ही बंद कर देगी, ऐसी रहेगी? क्या इसको बोलेंगे स्टैंडिंग वेव? तो ऐसा नहीं है, दिखेंगे तो हमें, पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बोलो ये स्टैंडिंग कैसे हुई, अभी बताते हैं। ऐसा दिखाई देगा, मतलब यहां पर ना बहुत बहुत हाई स्पीड से आपको ये चीज श्रिंक होती और फैलती दिखाई देगी, एक्सपेंड होती हुई बहुत फास्ट। ना तो ये इस तरफ कुछ प्रोपोगेट होगा, ना उस तरफ कुछ प्रोपोगेट होगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने बंध जाएगा। आ रही है बात समझ में? पक्का? हाँ। अभी हमें क्या करना है, इसी की इक्वेशन निकालनी है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, मतलब कि ऐसे आपको यहां पे दिख रही होगी कि डेढ़ वेव बन रही है 1.5, यहां तक एक और फिर ये आधी, राइट है? जरूरी थोड़ी, हो सकता है एक ही बने, हो सकता है आधी ही बने, हो सकता है दो वेव्स बन जाएं। सही बात है? अरे बोलो। अभी निकालना क्या है हमें, ये जो वेव बनी हमारी स्टैंडिंग वेव, इसकी इक्वेशन निकालनी है। और ये है कौन सी वेव? ये है रिजल्टेंट वेव, जो दो के सुपर पोजिशन से बन रही है, राइट है? जैसे एक बॉक्स है, उस पर इस तरफ फोर्स लगा, इस तरफ फोर्स लगा, तो रिजल्टेंट इस तरफ आता है ना, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। वैसे ही अब दो वेव्स अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगी तो वो रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस करेंगी, उसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है? लिख लो जरा, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये वेव है, आपको देख के पता लग रहा होगा कि किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है विहान? कौन सी, कितनी लिखी है इक्वेशन? ये जो सातवीं इक्वेशन है ना, वो बताओ। राइट में कर रही है ना? ये कैसे पता लगा अपने को देख के? हमें पता है कि जो दूसरी वेव हमें चाहिए, जो इसके साथ सुपर इम्पोज करके स्टैंडिंग वेव बनाए, वो एज इट इज हो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब जो y2 हो उसका a सेम हो। अरे बोलो, फर्क आएगा तो कहां? सही बात है। अब इन दोनों को सुपरपोज करना है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि वो y1 प्लस y2 होगा, राइट है? यूजिंग क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट है? तो ए कॉमन ले लूं मैं अभी इसी स्टेप में, साइन 2 पाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस साइन इजी। अब इसके बाद मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही सिंपल सा, सिंप्लीफाई करना है ना हमें इसे, साइन ए प्लस साइन बी। और फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, मैथ्स के बच्चे हो आप लोग, सही बात है? तो एकलव्य जी मैथमेटिक्स बता दो आंसर, साइन ए प्लस साइन बी इज, तू पागल है क्या? है? फिजिक्स तो नहीं पढ़ता तू? वाह यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो फॉर्मूला लिखने की नीड तो है नहीं, हाँ लिख देंगे लिख देंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी, क्या रहा है? 2 साइन इंटू कॉस, राइट? बहुत अच्छा, आओ लगा दो यहाँ पे। तो 2 जो है वो मैं पहले बाहर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छे।
साइन, अच्छा ये पूरा पार्ट ए है राइट ना, और ये पूरा पार्ट बी है, तो a प्लस बी बाई टू करना है, तो a में भी देखो 2 पाई बाई लैम्डा है, b में भी 2 पाई बाई लैम्डा है, तो कॉमन ले लूं पक्का, तो 2 पाई बाई लैम्डा तो हमारा आ गया कॉमन, बचेगा क्या, दिस प्लस दिस, तो vt प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, vt प्लस एक्स, एक्स कैंसिल, 2vt, अच्छा अपॉन 2 भी है, लिख दें पक्का, बाद में बोलोगे तो नहीं कि करके दिखाओ, ठीक है बोलोगे, तो दिस प्लस दिस, ओहो मेहनत करवा रहे हैं बच्चे, अच्छा बोल तो दो साथ साथ, कॉस में क्या लिखूं, वी टी माइनस एक्स माइनस वी टी प्लस एक्स अपॉन, अब ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, अच्छा अब तो कर दें, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2a साइन वीटी 2 से 2 कटास, तो सिंपल लिख देते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, कॉस, अच्छा इसका 2 पाई बाई लैम्डा कहाँ गया, कहाँ गया, ध्यान, अरे कॉमन सब में से थोड़ी आ जाएगा, मूर्ख कहीं गए, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मैंने तो जानबूझ के छोड़ा था ये, देखिए कि आप इसे पकड़ते हो या नहीं, तुमने भी जानबूझ के छोड़ दिया होगा ना, मेरे को चेक करने के लिए, समझता हूं मैं इन बातों को, अच्छा वीटी से वीटी कैंसिल कर दें, तो माइनस 2x माइनस एक्स, तो मैं माइनस हटा दूं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, राइट है, लिख दें ये भी कि कॉस माइनस थीटा, कैसे होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा को आप जीरो माइनस थीटा कह सकते हो, जीरो माइनस थीटा, और जीरो में से कुछ भी माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ में कॉस कॉस ही होता है, मतलब एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं आता, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, राइट है ना, ये कई बार समझा दिया, इस पे अब सवाल हुए तो अब लाल हो जाओगे, उस दिन भी रोक के समझाया था क्लास के बाद, राइट है, तो ये माइनस हटा देते हैं, इसी स्टेप में हटा देते हैं, अच्छा अब देखो अगर ध्यान से, तो ये वाला पार्ट जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, राइट है, पर ये वाला पार्ट टाइम डिपेंडेंट है नहीं, तो अगर मैं इसमें से पूछूं कि इनमें से कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, तो बता दोगे, देखो 2a तो 100% कांस्टेंट है, सही बात है, एम्पलीट्यूड है, और cos 2 पाई कांस्टेंट है, वेवलेंथ कांस्टेंट ही होगी, बदल थोड़ी जाएगी वेवलेंथ, अरे हाँ ना, सवाल है x का, क्या x बदलेगा, यहां पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो एम्पलीट्यूड है ना वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव है, ये बात समझो ध्यान से, स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता कि अगर ये यहां का पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे बैठा है तो थोड़ी देर बाद अगला पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे बैठेगा, अगर ऐसा हो गया तो प्रोग्रेसिव हो गई, सही बात है, अब अगर ये वाला पार्ट यहां बैठा हुआ है, अरे हाँ है ना, तो ये लगातार यहीं बैठा रहेगा और पड़ोसी यहीं पे रहेगा, वो मीन पोजीशन पे जाएगा फिर यहां आ जाएगा, इसी पोजीशन पे रुकेगा, वो इस वाली पोजीशन को कभी अचीव नहीं करेगा, अरे हाँ ना, अगर इस वाले पार्टिकल ने इस पोजीशन को अचीव कर लिया तो ये वाला क्रस्ट यहां आ गया, और ये वाला क्रस्ट अगर यहां आ गया तो इसका मतलब क्या है, वेव प्रोग्रेसिव हो गई, प्रोग्रेसिव नहीं है ये, यहां पर हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है और वेव का एम्पलीट्यूड अलग है, ये क्या बोल गए सर, नहीं आया समझ, जैसे यहां पर ये वेव है ना, ये स्टैंडिंग वेव है, ये हो क्या रहा है कि ये एक्सपेंड होती है श्रिंक हो जाती है, एक्सपेंड होती है श्रिंक हो जाती है, पर हर एक पार्टिकल यहीं तक मूव करके यहां से वापस आ जाता है, ये वाला यहां तक जाएगा यहां से वापस आ जाएगा, ये यहां तक जाएगा यहां से वापस, ये यहां जाएगा यहां से वापस, तो मतलब हर एक पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलग है, ये वाला पार्टिकल कभी इस पोजीशन को अचीव करने वाला ही नहीं है, और वो पार्टिकल जो यहां बैठे हुए हैं नोड पे वो तो हिलेंगे ही नहीं अपनी पोजीशन से, अच्छा इन्हें बोलते हैं नोड्स, जहां के पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे,
और जहां के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी नोड्स स्टैंडिंग वेव के अंदर। ये टर्म्स भी ध्यान रखने हैं हमें, ठीक है। तो नोड के पार्टिकल में तो कोई वेरिएशन दिखाई नहीं देने वाला। अरे हाँ ना, मतलब क्या है कि अगर मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन से x डिस्टेंस आगे जाता हूं, मतलब किसी भी यहां डिस्टेंस तक आगे गया, तो यहां पर जो मुझे पार्टिकल मिल रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू है और वो समय के साथ बदल नहीं रही, टाइम के साथ नहीं बदलेगी, वो बार बार उसी पोजीशन को अचीव करेगा, राइट है। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता था, अगर एक पार्टिकल भी यहां है तो अगले ही पल वो यहां हो जाएगा और हर एक पार्टिकल मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, हर एक पार्टिकल, राइट है। मतलब यहां पर ये जो x है ये कांस्टेंट है। अरे सही बात नहीं है, बहुत अच्छे। तो ये वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट, 2a कांस्टेंट, यहां पर भी 2 पाई बाई लैम्डा कांस्टेंट है, v तो क्या ही कांस्टेंट है, t ये वेरिएबल है। अबे समय को कांस्टेंट कर दोगे क्या, समय नहीं रुकता किसी के लिए, सुना ही होगा तुमने, है ना। तो इसको उठा के पटक दो पहले और इसको पटक दो बाद में, वेरिएबल को। तो नेट वाई हमारा कितना आ रहा है, 2a, ये कैसा a है, a तो है, ठीक है, क्या 2a cos 2 पाई बाई लैम्डा x साइन 2 पाई बाई लैम्डा pt। बात समझो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, सही बात है ना। और वो एम्पलीट्यूड मिलेगा कहां से आपको, ये आया क्या, ये हमने निकाली क्या, ये हमारी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकली है, इन दोनों को ऐड करके निकला है ना वो रिजल्ट। जैसे दो वेव ऐड होके एक वेव बन रही है, राइट है। तो ये अपनी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई। और यहां पर अगर इस वेरिएबल वाले पार्ट को छोड़ दो आप, तो बचा हुआ पूरा पार्ट एम्पलीट्यूड है। ये कैसा एम्पलीट्यूड है, अजीब लग रहा है थोड़ा, पर यही है, हाँ पूरा कांस्टेंट है। पर देखो ध्यान से अगर समझो ना, तो ये कांस्टेंट है पर ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है कि एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन एक्स पे अगर आगे चले जाओगे तो अगले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, सही बात है। तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये पोजीशन डिपेंडेंट है। बहुत बढ़िया भाई, मतलब समझ रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। मतलब एक्स बदलने पर बदल जाएगा, आगे जाओगे तो बदल जाएगा, टाइम बदलने पर नहीं बदलेगा। वो पार्टिकल हमेशा वहीं तक जाएगा, लेकिन आगे जाओगे तो वो वाला आगे जा रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद पार्टिकल फिर से दोबारा आ रहा है, नोड वाला चल ही नहीं रहा, एंटी नोड वाला मैक्सिमम चल रहा है, सही बात है। हाँ तो ये कांस्टेंट है पर ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये एम्पलीट्यूड है आपके रिजल्टेंट वेव का। स्टैंडिंग वेव कमाल का कंसेप्ट है, राइट ना। अभी इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो फ्रेम में आएगा नहीं और लिखेंगे तो। देखो इसमें से ना एम्पलीट्यूड को अलग कर लिया हमने, राइट है, इस पार्ट को अलग से लिख लिया। और क्यों लिखा समझ में आ रहा है लॉजिक उसका, अरे अच्छा एम्पलीट्यूड इसलिए नहीं, अब हम ये निकालना देखो एम्पलीट्यूड जो है वो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग है ना, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि कहां पर ये मैक्सिमम होगा कहां मिनिमम होगा, उसकी पोजीशन निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 2a वाले पार्ट का तो कुछ कर नहीं सकते हम, जो एम्पलीट्यूड मेन डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, तो इस वाले पार्ट को उठा लेते हैं कि ये पार्ट मैक्सिमम कब होगा और ये पार्ट मिनिमम कब होगा, राइट है ना। ध्यान से देखो तो ये ए तो जो सुपरपोज कर रही है वेव उसका एम्पलीट्यूड है, वो कैसे बदल जाएगा, राइट है। तो जो बदलेगा एक्स के साथ वो ये वाला पार्ट है, ये जहां पर मैक्सिमम होगा ये वहां मैक्सिमम हो जाएगा, ये जहां पर मिनिमम होगा ये वहां मिनिमम हो जाएगा, राइट है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या करें, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं, इसका मतलब एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, बताओ यही समझ में आया अभी तुम्हें। एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप, पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, राइट है ना। अच्छा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां पर था, एंटी नोड पे, तो क्या मैं लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ एंटी नोड, वो भी चलेगा कि हम ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां होगा या फिर एंटी नोड की पोजीशन कहां होगी।
तो वो वहीं पर होगी जहां पर ये कॉस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे, वहीं पर होगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है? +-1। सही बात है, पक्का। अब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा नहीं है? जैसे साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे। तो क्या केवल 0 पे 0 होती है? मतलब पाई पे भी होती है, 2 पाई पे भी होती है, 3 पाई पे भी होगी, 4 पाई पे भी होगी, n पाई पे। पाई के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 देगा वो। सही बात है। अब अगर मेरे को ये देखना है कि कॉस की वैल्यू 1 कहां पर होगी, तो क्या बोल दूं 90 पे, 0 पे। कॉस की वैल्यू 1 ना, हाँ हाँ 0 पे होगी, सही बात है। तो 0 पे, तो क्या केवल 0 पे? और कहां कहां देगा ये 1? 0 के बाद 180 पे, 180 पे -1 देगा। -1 भी तो है अपनी कैलकुलेशन में, सही बात है। फिर 2 पाई 1 -1 1। तो मतलब मैं इस पूरे की जगह अगर n पाई लिख दूं तो कोई दिक्कत है? पक्का। तो ये हो गया cos 2 पाई बाय लैम्डा x। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर देगा? तो जी यहां पर देगा। सही बात है। तो अपने को x की पोजीशन क्या क्या मिली, मतलब अभी रहने दो, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स मिला क्या? n पाई, पाई से पाई कैंसिल। x की वैल्यू मिल रही है क्या? n λ/2। मतलब किस पोजीशन पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, किस पोजीशन पे हमें एंटी नोड मिलेंगे। तो जो उस वेव की वेवलेंथ होगी ना, λ/2, उसका हाफ करना है आपको, उसके इंटीग्रल मल्टीपल पे, उसके इंटीग्रल मल्टीपल पे। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो। जैसे अच्छा यहाँ पे 0 रख दें तो 0 पोजीशन पे मिलेगा। अब 0 पे हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम ना। तो हमें वेव थोड़ी ऐसी बनानी है, ये एक स्टैंडिंग वेव है स्टैंडिंग वेव, क्या दिक्कत है? इस ये तब होगा जब एंड फ्री हो। अगर एंड फ्री होंगे तभी एंड वाले पार्टिकल मूव कर सकते हैं, पता है हमें। अगर एंड बाउंड है, तो अगर एंड आपके बंधे हुए हैं तो 100% है, क्या 100% है कि एंड्स पे नोड ही बनेगा। लेकिन अगर एंड फ्री है तो वहां एंटी नोड बन सकता है। सही बात है ना? तो अभी हमारा एंड पे क्या बन रहा है? एंटी नोड। तो आप देखो यहां पर कितनी क्या मिल रहा है आपको? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। इसके आगे जाओगे कम होता जा रहा है, राइट है। अब बताओ पूरी वेवलेंथ कहां कंप्लीट हो जाएगी? लैम्डा कहां मिलेगा आपको? जब एक वेव हो जाए तो ये क्या है? क्वार्टर, ये पूरी आधी वेव, और फिर से ये, समझ रहे हो? तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? लैम्डा। अब लैम्डा का हाफ मतलब कि मैं यहां पर आ गया। सही बात है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां मिल रहा है आपको? 0 पे, फिर λ/2 पे, और उसके बाद लैम्डा पे, 3λ/2 पे, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो किस किस पोजीशन पे मिलेगा दिख रहा है हमें? इन पोजीशन पे मिलेगा। तो कहाँ n की वैल्यू क्या ले सकते हो आप? 0 1 2 3 कुछ भी ले लो। तो मतलब कि 0 पे, λ/2 पे, 2λ/2 को मैं लैम्डा ही लिख देता हूँ, राइट है। 3λ/2 पे, 2λ पे, 5λ/2 पे, एंड सो ऑन। ठीक है। इन सारी पोजीशन पे मेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, मतलब कि एंटी नोड मिलेगा। ठीक है। अब नोड की निकालते हैं, तो ये हटा देते हैं, क्योंकि समझ तो गए हो आप लोग, खुद कर लोगे, है ना? लिख लो। जैसे एंटी नोड की पोजीशन निकाली, वैसे ही नोड की निकाल देंगे। मतलब क्या है कि जो वेरिएबल पार्ट है उसको उसकी मिनिमम वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, राइट ना? तो cos 2 पाई/λ(x) ये मिनिमम किस पे देगा? तो क्या केवल 0 पे देगा? बोलो। अरे यार तुम, मतलब 90, 0 वैल्यू मिनिमम है, तो क्या वो 90 पे देगा? केवल 90 पे, 270, और उसके बाद फिर ऐड कर लेना है कितना भी हो रहा है, फिर कर लेना।
मतलब क्या है, लैम्डा बाई टू, टू लैम्डा बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, राइट है, लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा। अब इसको लिखे कैसे, तो पता है हम ये कैसे लिखेंगे, कॉस टू पाई बाई लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू कॉस, ऑड मल्टीपल ना लैम्डा बाई टू का, मतलब कि 2n+1 लैम्डा बाई टू, ये ऑड मल्टीपल हो गया। n की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो आप, जीरो करो लैम्डा बाई टू, सही बात है, और 1 करेंगे 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा, हो गया, काम खत्म हो गया, इजी। तो सीधा x की वैल्यू लिखें क्या, नहीं नहीं रहने देते हैं। हाँ बोलो, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, बढ़े आगे, ओके। कुछ कट रहा है क्या, अभी तो कुछ नहीं कट रहा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, तुम यार सारे ना खुद तो गलत करते हो, मेरे से भी करवा देते हो। हाँ पाई है, हाँ हो जाती है कभी कभी, दिमाग सुन्न हो जाता है कभी कभी। अच्छा देखो इधर, तुम्हें पता है ना भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, लैम्डा कहाँ से आ जाएगा इसमें, तो अब तो कट रहा है भाई, मैं सोच रहा था कुछ तो दिक्कत हो रही है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2n+1, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, लैम्डा बाय 4, अब n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, तो x क्या मिलेगा, लैम्डा बाय 4, 1 रखो, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, इन सारी पोजीशन पे हमें मिनिमम मतलब कि क्या मिलेंगे, नोड मिलेंगे। वेव बना के भी दिखाएं, यस सर, ओके। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था लैम्डा, सही बात है, तो ये डिस्टेंस हो गया लैम्डा बाई टू, इसका हाफ कर दो लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4 पे मिल रहा है नोड, सही है, लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, इस पे भी मिल रहा है नोड, 4 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 मिल रहा है, सही बात है। तो निकाल ली हमने x के रिस्पेक्ट में नोड्स की पोजीशन, लिख दो, ये देखो दिख रही है स्टैंडिंग वेव बनते हुए, इधर देखो है, आप ना इधर ध्यान से देखो, प्रोग्रेस होते हुए कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा मीडियम ना दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, हाफ हाफ, राइट है, और एक भी हाफ को अगर आप कंसीडर करोगे तो बस वो कंप्रेस और रिलैक्स मतलब कि एक्सपेंड हो रहा है, सही बात है। यहां पर क्या बन रहे हैं, यहाँ एंटी नोड बन रहे हैं, नोड बन रहे हैं, अभी यहां पर एंड जो है बंधे हुए हैं, इसलिए एंड्स पर नोड बन रहे हैं, नहीं आई बात समझ में। अच्छा अब आप बोलोगे कि सोर्स तो इस तरफ से भी है, इधर ही लगा हुआ है सोर्स, वाइब्रेट जो हो रहा है वो यहाँ लगा हुआ है, इधर तो उन्होंने बस टाई कर रखा है एक एंड से, तो इधर से तो वेव आ नहीं रही, तो कैसे बन रही है स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इसलिए बन रही है कि एक वेव जा रही है और जो एंड बंधा हुआ है वहां से रिफ्लेक्ट होकर वही वेव वापस आ रही है, नहीं आई बात समझ में। तो रिफ्लेक्टेड और ये जो जा रही है इंसिडेंट दोनों एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो रही हैं और स्टैंडिंग वेव बन रही है, देखो दिख रही है, ये एंटी नोड वाला हिस्सा, ये नोड वाला हिस्सा, आप इसे बीच में से अगर पकड़ लोगे तो इधर की वेव खत्म हो जाएगी क्योंकि सोर्स इधर ही है, राइट। ओ अंकिल, वो शायद पकड़ेंगे भी वो, नहीं नहीं, फोन सीधा किधर से, इधर टच करूंगा तो आगे बढ़ेगी ना वीडियो, इधर करूंगा, हाँ। दिमाग आज बहुत तेज हो गया मेरा। देखो अभी फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे ना, सेम मतलब मीडियम में आपको
ये मतलब सेम मीडियम 3 पार्ट में भी दिखाई डिवाइड होता दिखेगा शायद। ये देखो एक कर दिया ये। बात सुन नहीं रहे मेरी अंकल। देखो जब स्लो हो रहा है तो ऐसे, लेकिन फास्ट होगा तो फिर आपको एक्सपेंड और श्रिंक की दिखाई देने वाला है बस, राइट ना। ये देखो अब 3 पार्ट में होगी डिवाइड, राइट। तो बस यही है स्टैंडिंग वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टैंडिंग वेव के, कुछ बातें तो हमारे समझ में आती हैं कि पूरा मीडियम जो है कुछ पार्ट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें कहीं पे नोड्स बनते हैं, फिर एंटी नोड्स बनते हैं जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, चलो बताओ दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। हाँ, यहां पर एक एंटी नोड बना, फिर आगे जाके नोड बन गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा 4 है ना। दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच का, पर दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का कितना होगा, लैम्डा बाय 2, और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का भी लैम्डा बाय 2 होगा। सही बात है। इस वेव के अंदर, मतलब इसके मीडियम के अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं रहे होते, नोड वाले पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ना तो इस डायरेक्शन में जा रही है ना तो इस डायरेक्शन में जा रही है, बंद गई है, तभी तो इसे स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, राइट है। अच्छा एक बात बताओ, क्या डिफरेंट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या अलग अलग पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम है। जैसे एक पार्टिकल है यहां ऑसिलेट कर रहा है, इसके बगल वाला पार्टिकल इससे कम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है, राइट है। तो क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम है। यहां पे देखो क्रस्ट फॉर्म होगा, फिर ये सारे एक साथ नीचे जाएंगे, फिर और नीचे जाएंगे, फिर मेन पोजीशन पे आएंगे, ऐसा ही तो चलेगी ना कहानी। तो ये सारे पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल यूं गए और फिर नीचे आ गए, मतलब सबने अपनी जर्नी सेम टाइम में कवर करी है, सबको टाइम सेम मिला है, राइट है। लेकिन जो एंटी नोड पे बैठा है उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने ही टाइम में, पड़ोसी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने ही टाइम में। मतलब एंटी नोड पे बैठे हुए पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और नोड पे बैठे हुए पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, वो तो चलेगा ही नहीं। मतलब डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटीज यहां पर डिफरेंट होती है। सही बात है, ये सारी बातें तो पता ही है हमें। अच्छा एक चीज और, अगर इस तरफ वाले पार्टिकल क्रस्ट पे जा रहे हैं ना, जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया मीडियम, ये क्रस्ट की तरफ भाग रहा है तो पड़ोसी ट्रफ की तरफ भागेगा, फिर ये ट्रफ की तरफ भागेगा वो क्रस्ट, और यही चीज बहुत फास्ट हो रही होगी। समझ नाच नहीं रहा है मैं, समझ गए, बहुत बढ़िया।